बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे। साल 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की जड़ें हिलाकर रख दी थी। युद्ध के मैदान में हजारों की संख्या में मौजूद अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई को रोकना तो दूर की बात है, उनकी एक झलक देखने में भी नाकामयाब रहे थे। अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर बैठी योद्धा लक्ष्मीबाई दोनों हाथों में तलवार लिए अंग्रेजों के सिरधड़ से अलग करती जा रही थी। अंग्रेज उनके पास जाने से ही इतना कांप उठे थे कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई पर पीछे से वार किया, मगर फिर भी वो उन्हें जिंदा नहीं पकड़ पाए। कहते अपनी मौत से पहले उन्होंने आखिरी शब्द कहे थे, मेरा शरीर तक अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। और अंग्रेजों को मिली तो सिर्फ उनकी कुछ जली हुई हड्डियां, लेकिन कैसी दिखती थी रानी लक्ष्मीबाई। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध क्यों छेड़ना पड़ा? कैसा था रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम समय और उनकी मौत के बाद उनके बेटे दामोदर का क्या हुआ? जानेंगे भारत के महान इतिहास की इस महान और पहली महिला क्रांतिकारी के रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में 2 शब्द जरूर लिखें। 19 नवंबर 1828 भारत की धर्मनगरी वाराणसी में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसे मणिकर्णिका नाम दिया गया। लेकिन उसके माता पिता उसे प्यार से मन्नू कहकर पुकारते थे। मन्नू के पिता थे मोरोपंत तांबे, बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। इधर मन्नू जब 4 साल की थी तब उनकी मां भागीरथी का देहांत हो गया और मोरोपंत मनु को बिठूर ले आए, जहां मनु ने छोटी सी उम्र में तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि खेल, कुश्ती और युद्ध विद्याएं सीख ली। उनका बचपन अपने चचेरे भाई नाना साहब और तात्या टोपे के साथ खेलते हुए गुजरा। कहते हैं एक ज्योतिषी ने मन्नू की कुंडली देखकर मोरोपंत से पहले ही कह दिया था कि एक दिन मन्नू किसी राजघराने की महारानी ही बनेगी। और ये भविष्यवाणी तब सच हुई जब साल 1942 में मन्नू का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर नेवलकर के साथ हुआ। उस वक्त मनु की उम्र सिर्फ 14 वर्ष की थी। उन्हें देवी लक्ष्मी के सम्मान में लक्ष्मीबाई नाम दिया गया और इसी तरह महज 14 साल की उम्र में मन्नू बनी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। शादी के कुछ समय बाद गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई को एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। इसी के साथ झांसी को अपना वारिस मिल गया और अब झांसी में खुशियों का माहौल था। लेकिन ये खुशियां चंद दिनों की ही मेहमान थी, क्योंकि जन्म के महज 4 दिनों बाद दामोदर राव की मौत हो गई और पूरे झांसी में मातम छा गया। इधर बेटे की मौत से गंगाधर राव को गहरा सदमा लगा और वो डिप्रेशन में चले गए। उधर अंग्रेज मराठाओं के इस धनी राज्य को अपने कब्जे में करने को लेकर प्लान कर रहे थे। तब अंग्रेजों से झांसी बचाने के लिए साल 1853 में राजा गंगाधर राव ने अपने रिश्तेदार बेटे आनंद राव को गोद लिया। उनका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया और अपनी वसीयत में उनको अपना वारिस घोषित कर दिया। मगर ब्रिटिश सरकार इतनी आसानी से गंगाधर राव का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी और उन्होंने दत्तक पुत्र दामोदर राव को महाराज गंगाधर राव का वारिस मानने से इनकार कर दिया, जिसका कारण था लॉर्ड डलहौजी। साल 1848 में अंग्रेज अधिकारी बना, जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम का एक नया कानून किया, जिसमें साफ लिखा था कि अगर किसी राजा के पास नेचुरल सक्सेसर यानी बेटा नहीं है तो उनका पूरा साम्राज्य ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। अब तक डलहौजी पंजाब, सिक्किम, अवध और उदयपुर को अपना साम्राज्य बना चुका था और अब बारी थी झांसी की। और अब अंग्रेजों ने दामोदर राव को महाराज गंगाधर राव का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। इस सदमे में 21 नवंबर 1853 के दिन झांसी के महाराज की मौत हो गई और पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ गई रानी लक्ष्मीबाई के कंधे पर।
जो जल्द ही भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने वाली थी। अब कहानी में आगे बढ़े तो महाराज की मौत के बाद रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का महल छोड़ना पड़ा और उन्होंने 3 मंजिल की साधारण हवेली रानी महल में शरण ली, जहां रानी ने वकील जॉन लैंग को मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि वो हाल ही में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक केस भी जीते थे। वो फारसी और हिंदुस्तानी भाषा भी बोल लेते थे और ब्रिटिशर्स उनके सामने लीगल बैटल लड़ने से कांपते थे। जब लैंग पहली बार झांसी आए तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दीवान को एक घोड़े के रथ के साथ उन्हें लेने आगरा भेजा था। उन्हें 50 घुड़सवारों की एक पालकी झांसी ले आई, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने उनसे मुलाकात की। दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ लीगल बैटल को लेकर कई घंटों चर्चा की, लेकिन रानी पर्दे के पीछे बैठी हुई। मगर कुछ देर बाद उनके बेटे दामोदर ने अचानक से उस पर्दे को हटा दिया। जॉन लैंग ने पहली बार रानी को देखा, जिसका जिक्र करते हुए कहते हैं, रानी मध्यम कद की तगड़ी महिला थी। अपनी युवावस्था में उनका चेहरा बहुत सुंदर रहा होगा, लेकिन अब भी उनके चेहरे का आकर्षण कम नहीं था। मुझे एक चीज थोड़ी अच्छी नहीं लगी, उनका चेहरा जरूरत से ज्यादा गोल था। हाँ, उनकी आंखें बहुत सुंदर थीं और नाक भी काफी नाजुक थी। उनका रंग बहुत गोरा नहीं था। उन्होंने एक भी जेवर नहीं पहन रखा था सिवाय सोने की बालियों के। उन्होंने सफेद मलमल की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उनके शरीर का रेखांकन दिखाई दे रहा था। जो चीज उनके व्यक्तित्व को थोड़ा बिगाड़ती थी वो थी उनकी फटी आवाज। जॉन ने रानी लक्ष्मीबाई के तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ काफी लंबी लीगल बैटल लड़ी, लेकिन अंग्रेज उनकी हर अपील को रिजेक्ट करते जा रहे थे। उन्होंने रानी को बताया कि अब लीगल बैटल से कोई फायदा नहीं होने वाला। इधर रानी लक्ष्मीबाई भी समझ गई थी कि अब जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं है और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। साल 1857 आते आते ब्रिटिशर्स और झांसी की रानी के बीच जंग के हालात बनने लगे। उन्होंने झांसी की सुरक्षा के लिए अपनी एक निजी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका थी। झलकारी बाई, सुंदर मुंडेल और ना जाने कितनी महिलाएं रानी के नेतृत्व में तलवार चलाने और गोला बारूद से खेलने लगी थीं। रानी ने साफ शब्दों में अंग्रेजों को चेतावनी दी थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेज भी झांसी को हथियाने को लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसलिए मार्च 1858 में जनरल ह्यूरोज की अगुवाई में अंग्रेजी सेना ने झांसी पर चढ़ाई कर दी। झांसी की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई। तोपों से महलों पर गोले बरसाए जाने लगे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई और उनके सिपाही डटे रहे। रानी खुद सैनिकों की तरह कवच पहनकर मैदान में उतर चुकी थी। उनकी तलवारें इस बात के गवाह थीं कि वो लड़ाई सिर्फ राज्य के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष की आत्मा के लिए लड़ रही थीं। लेकिन जब अंग्रेज झांसी की किलाबंदी तोड़ने लगे, तब रानी अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर दुर्ग से बाहर निकल गई और यहीं से शुरू हुई उनकी आखिरी और सबसे रोमांचक यात्रा कालपी की ओर। रास्ते में तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारी उनसे आ मिले और सभी ने मिलकर एक नई योजना बनाई। रानी ने कालपी में दोबारा मोर्चा संभाला, लेकिन अंग्रेजों की फौज और उनके आधुनिक हथियार भारी पड़े। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई हारी नहीं। उन्होंने एक और योजना बनाई और अब वो निकल पड़ी ग्वालियर की ओर। ग्वालियर पर उन दिनों जियाजी राव सिंधिया का राज था, लेकिन जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई वहां पहुंची, सिंधिया के सैनिक उनके साथ जा मिले और सिंधिया को ग्वालियर छोड़कर भागना पड़ा। इस तरह ग्वालियर रानी का नया ठिकाना बना। इतिहास में लिखा गया कि ग्वालियर का किला देखकर रानी की आंखों में जो चमक थी वो किसी ताजमहल से कम नहीं थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ग्वालियर से भागे जियाजी राव ने आगरा पहुंचकर ब्रिटिशर्स को सब कुछ बता दिया और अंग्रेजों ने अपनी सेना को ग्वालियर भेज दिया और 18 जून 1858 ग्वालियर के पास कोटा की सराय में वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसे आज भी भारत की आजादी की पहली नींव कहा जाता है। अपने बेटे को पीठ पर बांधे रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार थीं और दोनों हाथों में तलवार लिए वो अंग्रेजों के सर धड़ से अलग किए जा रही थीं। लेकिन अंग्रेजों के पास बंदूकें थीं जो रानी के सैनिकों पर भारी पड़ रही थी, लेकिन वो डटे रहे। इधर ब्रिटिश सेना की कमान संभाल रहे कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स ने तय किया कि वो खुद आगे जाकर रानी पर वार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब जब वो ऐसा करना चाहते, रानी के घुड़सवार उन्हें घेर कर उन पर हमला कर देते थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो उनका ध्यान भंग कर दे। कुछ लोगों को घायल करने और मारने के बाद रॉड्रिक ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रानी की तरफ बढ़ चले। उसी समय अचानक रॉड्रिक के पीछे से जनरल रोज की ऊंट की टुकड़ी ने युद्ध के मैदान में एंट्री ली।
जिसे रिजर्व में रखा गया था, क्योंकि रानी की सेना ब्रिटिशर्स पर भारी पड़ रही थी। ऐसे में इस टुकड़ी के अचानक लड़ाई में कूदने से ब्रिटिश खेमे में जान आ गई। रानी से फौरन भाग गई। उनके सैनिक मैदान से भागे नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम होना शुरू हो गई, क्योंकि ऊंट पर सवार ब्रिटिश सैनिक उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। नीचे मौजूद रानी के सैनिक अपनी तलवार से उन तक पहुंचकर वार नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक रानी जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे आओ, और 15 घुड़सवारों का एक जत्था उनके पीछे हुल गया। वो लड़ाई के मैदान से इतनी तेजी से पीछे हटी कि अंग्रेज सैनिकों को इसे समझ पाने में कुछ सेकंड्स लग गए। अचानक रॉड्रिक ने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, दैट्स द रानी ऑफ झांसी, कैच हर। दरअसल रानी जानती थी कि अंग्रेजों के सामने युद्ध जीतने के लिए उन्हें जीवित रहना जरूरी है, इसलिए उन्होंने 2 कदम पीछे लिए थे ताकि वो बड़ा वार कर सकें, क्योंकि उनसे लड़े पिछले कुछ युद्धों में अंग्रेज बुरी तरह से कमजोर हो चुके थे। बहरहाल रानी और उनके साथियों ने भी 1 मील का सफर तय किया था कि कैप्टन ब्रिग्स के घुड़सवार उनके ठीक पीछे आ पहुंचे। जगह थी कोटा की सराय। लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई। रानी एक सैनिक के मुकाबले में औसतन 2 ब्रिटिश सैनिक लड़ रहे थे। तभी अचानक महारानी को अपने बाएं सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी सांप ने उन्हें काट लिया हो। एक अंग्रेज सैनिक ने, जिसे वो देख नहीं पाई थी, उनके सीने में संगीन भोंक दी थी। वो तेजी से मुड़ी और अपने ऊपर हमला करने वाले पर पूरी ताकत से तलवार लेकर टूट पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई को लगी चोट बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन उसमें से बहुत तेजी से खून बह रहा था। वो घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के घेरे को तोड़ती हुई आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी सामने एक छोटा सा पानी का झरना आ गया। उन्हें यकीन था कि अगर उनका घोड़ा बस एक छलांग झरने को पार कर गया तो कोई उन्हें नहीं पकड़ पाएगा। उन्होंने एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा रुक गया, इतनी तेजी से कि रानी उसकी गर्दन के ऊपर लटकती सी दिखी। उन्होंने दोबारा एड़ लगाई, लेकिन इस बार घोड़े ने जैसे आगे बढ़ने से इनकार किया। तभी रानी ने महसूस किया कि उनकी कमर के बाईं ओर किसी ने बेहद तेजी से वार किया है। यह राइफल की गोली थी, जिसने उनके शरीर को छलनी कर दिया था। उनका बायां हाथ जिस तलवार को थामे हुआ था, वो जमीन पर गिर चुकी थी। अब उन्होंने उसी हाथ से कमर के बहते खून को दबाकर रोकने की कोशिश की। इस बीच एक अंग्रेज सैनिक रानी के घोड़े के पास आ चुका था। उसने वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई और रानी ने भी आखिरी हिम्मत जुटाई और अपनी दाहिनी हाथ की तलवार से वार रोकने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज की तलवार इतनी जोर से उनके सिर पर लगी कि उनका माथा फट गया और खून से उनकी आंखें धुंधली हो गई। वो लगभग अंधी हो चुकी थीं। लेकिन इस हालात में भी रानी ने उस सैनिक पर जवाबी वार किया। हालांकि वो वार सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाया। रानी अब अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ी। तभी एक वफादार सैनिक ने अपने घोड़े से छलांग लगाई और रानी को अपने कंधे पर उठाकर पास के एक मंदिर ले गया। रानी अब भी जीवित थी। मंदिर के पुजारी ने कांपते हाथों से गंगा जल की कुछ बूंदें उनके सूखे होंठों पर रखी। उनकी हालत नाजुक थी और धीरे धीरे होश कम होता जा रहा था। बाहर मंदिर की दीवारों के पीछे गोलियों की आवाज गूंज रही थी। रानी के आखिरी सैनिक भी एक एक करके मारे जा रहे थे। तभी एक अंग्रेज ऑफिसर रॉड्रिक ने चिल्लाकर कहा, वो मंदिर के अंदर है, हमला करो। रानी अभी जिंदा है। उधर मंदिर के पुजारियों ने अंतिम प्रार्थनाएं शुरू कर दी थीं। एक आंख पर चोट की वजह से बंद और दूसरी आंख बड़ी मुश्किल से खुली हुई। रानी की सांसें तेज हो रही थीं। उन्होंने कांपती आवाज में अपने एक सैनिक से कहा, दामोदर, मैं उसे तुम्हारी देख रेख में छोड़ती हूँ। उसे छावनी ले जाओ, दौड़ो, उसे ले जाओ। सैनिक ने भी वही किया और इस तरह दामोदर को बचा लिया गया। इधर रानी लक्ष्मीबाई की सांसें अब उखड़ रही थीं। खून उनके फेफड़ों में भर रहा था और वो अंदर से डूबने लगी थीं। तभी जैसे अचानक उनमें आखिरी जान लौट आई। वो बोली, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। और ये कहते उनका सर एक और लुढ़क गया। उनकी सांसों ने आखिरी झटका लिया और फिर सब कुछ शांत हो गया। तभी उनके सैनिकों ने जल्दबाजी में वहां कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और मंदिर के पास ही उनकी चिता सजा दी गई। रानी के शरीर को उस पर रखकर अग्नि दे दी गई। चारों ओर अब भी अंग्रेज राइफलों की आवाज गूंज रही थी। मंदिर के भीतर से केवल 3 राइफलें जवाब दे रही थीं। पहले एक शांत हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी भी खामोश हो गई। अंग्रेज जब मंदिर के अंदर घुसे तो वहां सन्नाटा था। पुजारी और रानी के सैनिकों के रक्त रंजित शव जमीन पर पड़े थे, लेकिन उन्हें सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के शव की तलाश थी। तभी रॉड्रिक ब्रिग्स की नजर एक जलती हुई चिता पर पड़ी। उसने अपने बूटों से उस आग को बुझाने की कोशिश की। राख हटाई
लेकिन वहां सिर्फ जले हुए हड्डियों के अलावा कुछ और नहीं था। इधर रानी के बेटे दामोदर 2 सालों तक अंग्रेजों से बचकर भागते रहे और साल 1860 में अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। बाद में उसे अंग्रेजों ने पेंशन भी दी और 58 साल की उम्र में जब उनकी मौत हुई तो वो पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। उनके वंशज अब भी इंदौर में रहते हैं और अपने आप को झांसी वाले कहते हैं। तो दोस्तों, अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस दिन वो झील पार करके जिंदा बच गई होती तो क्या भारत को आजादी कई दशक पहले ही मिल जाती? क्या रानी लक्ष्मीबाई भारत में ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकती या फिर नहीं? अपनी राय हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको महान क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,111 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही अनसुनी अनकही कहानियों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।